नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के सूत्र को समझाया था और उसका उदाहरण को भी हम समझाए थे। ओके, लेकिन जो मैंने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत का जो उदाहरण दिया था, द्रव्यमान प्रतिशत का जो उदाहरण था उसका आंसर मैंने लाया था 3.33% और आयतन प्रतिशत वाले उदाहरण का जो मैंने आंसर लाया था 2.307%। बच्चों, ये जो आंसर आया था ये इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इसमें मैंने 100 को इग्नोर कर दिया था, जबकि 100 को भी इसमें ऐड करना था। ओके, तो जब हम 100 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो नया आंसर होगा वो 33.33% होगा द्रव्यमान वाले में। ओके, और आयतन प्रतिशत वाले में 23.07% होगा। तो ये फाइनल आंसर है, ये आंसर गलत है। तो मैंने तो 100 को इग्नोर कर दिया था, लेकिन आप लोग मत करिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मोलों की संख्या को जानना जरूरी है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अणु भार या परमाणु भार। ओके, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो उस पदार्थ का आपको वजन मालूम होना चाहिए, उसका द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, और बटे उसके अणु भार या परमाणु भार से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको मोलों की संख्या पता चल जाती है। मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि 40 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो मोलों की संख्या का अभी आपने फार्मूला पढ़ा क्या? मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे में अणु भार। तो पदार्थ का भार कितना दिया है? 40 ग्राम, तो ऊपर 40 हम लिख देंगे। इसका अणु भार या परमाणु भार लिखना है तो हम NaOH में कितने तत्व मौजूद हैं? एक सोडियम मौजूद है, एक ऑक्सीजन मौजूद है और एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपको इसका परमाणु भार या अणु भार याद होना चाहिए। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तीनों को ऐड करेंगे तो 23, 16, 39 और 1 40 ही आएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 41 जब 40 यानी n बराबर कितना है यार? 1। यानी इसके अंदर मोलों की संख्या कितनी है? 1। तो मोलों की संख्या का ये जो सूत्र है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, और कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं मोलरता के ऊपर। प्यारे बच्चों, मोलरता आखिर होता क्या है? मोलरता, मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी भी बोलते हैं। मोलैरिटी। ओके, मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलैरिटी भी बोलते हैं। इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो इसको हम परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ओके,
1 लीटर आयतन में उपस्थित, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है आपके पास और उसका अगर आयतन 1 लीटर है तो 1 लीटर में जितने विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होगी उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ओके, तो मोलरता का यहां से फार्मूला हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, बटे में विलयन का आयतन। और विलयन का जो आयतन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ओके, तो ये इसका फार्मूला हो गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अब मैं इसका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेता हूं। ओके, तो प्रश्न है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 ml 450 ml विलयन में घुला है, 450 ml विलयन में घुला है। अब हमें ऐसे ये सवाल दे सकता है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। तो आपको मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता के लिए क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH, हम NaOH को इसमें घोल रहे हैं, तो NaOH के मोलों की संख्या अब हम यहाँ निकालेंगे। तो निकालेंगे NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फार्मूला आप जानते ही हैं, पदार्थ का भार बटे में अणु भार। तो इसमें हम पदार्थ का भार देख रहे हैं कितना है, 5 ग्राम है। तो पदार्थ का भार हो गया 5 और अणु भार निकाल लेंगे। अणु भार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो हो जाएगा 23, 16 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5 8 जा 40 यानी 1/8। अब 1/8 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लिया ही हूँ तो 0 उतर जाएगा, 8 2 जा 16। ओके, 4 बचा, पॉइंट लगा ही है 0, 8 5 जा 40, यानी इसके जो मोलों की संख्या आई है वो कितनी आई है, 0.125 मोल। हमको विलेय के मोलों की संख्या पता चल गया, कितना है, 0.125 मोल। ओके, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको चाहिए विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ओके, तो हम यहां देख रहे हैं कि विलयन का जो आयतन है वो हमको ml में दिया है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाए। तो यहाँ विलयन का आयतन किसमें दिया है, 450 ml, मतलब कि ml में दिया है, तो इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इधर हम विलयन का आयतन लिखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो है ml में दिया है 450 ml, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, 20 नीचे है तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.45 लीटर। ओके, यानी विलयन का आयतन कितना है, 0.45 लीटर। अब हम आराम से इसकी मोलरता निकाल सकते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। तो NaOH के मोलों की संख्या निकालें 0.125, तो 0.125 ऊपर हो जाएगा, नीचे 0.45। ओके, हम चाहें तो इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। ओके, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.278 मोल पर लीटर। ये इसका मात्रक है मोलरता का,
कि 0.278 मोल 1 लीटर आयतन में मौजूद है। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रहा मोलरता का एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे मोललता के बारे में। मोललता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। ओके, मोललता की डिफिनीशन क्या होगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ओके, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता का यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किलोग्राम में। तो मोलरता में क्या था? विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन था। यहाँ विलायक का द्रव्यमान है, तो ये दोनों में फर्क है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, इसका फार्मूला CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करें। मतलब कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोल दिया गया है, तो अब विलयन की मोललता क्या होगी ये हमको पता लगाना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये NCERT का एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहले हमको मोलों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे CH3COOH के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर आपको मालूम ही है पदार्थ का भार बटे में अणु भार। तो पदार्थ का भार दिया है 2.5 ग्राम और अणु भार हमको निकालना होगा। तो 2.5 ग्राम पदार्थ का भार और अणु भार कितना होगा? तो कार्बन का 12 होता है, मालूम है आपको। तो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 12 3 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। तो ये हो गया 27 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 32 और प्लस 1, तो 7 2 9 1 10 2 3 5, यानी इसका जो अणु भार है वो कितना है? 50 है। ओके, तो इसका अणु भार इधर नीचे लिखेंगे 50। ओके, एक बार फिर से मिला लेता हूँ। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3, कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 12 12 24 और 3 27 1 28 और प्लस 32 और 60 आएगा। सॉरी 50 हम गिने थे, अब आया है कितना? 60। तो यहाँ पर इसका अणु भार आया 60। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 60 को 2.5 में डिवाइड करेंगे। तो चूंकि ये पॉइंट में है तो आप चाहें तो पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 600। अब 600 का 25 में डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आएगा 0.0417। ओके, एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या कितनी आई? 0.0417। चलिए, तो मोलों की संख्या निकल गई। अब हम लोग निकालेंगे विलायक का भार। विलायक कौन है? बेंजीन है, और बेंजीन का वजन दिया है कितना? 75 ग्राम। देखिए ये ग्राम में दिया है, जबकि हमको फार्मूला में दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है। ठीक है, तो ये तो ग्राम में दिया है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो डिवाइड नहीं करते हैं, मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। ओके, डिवाइड कर ही दे रहे हैं, क्या करना है। नीचे 30 है, 3 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 570.0। ओके, तो ये हो गया बेंजीन का वजन 0.075 kg। अब हम लोग इसका मोललता निकालेंगे। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या हमने अभी निकाली है 0.0417, तो लिखेंगे 0.0417 और नीचे हो गया 0.075। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। मेरे पास इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो ये था आपका मोललता। मोललता का ये डिफिनीशन है, मोललता का ये फार्मूला है, ये मोललता का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब ये चीज़ क्या होती है, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक विलयन है, उसमें दो पदार्थ हैं, एक ए है और एक बी है। ओके, और ये दोनों क्या हैं? विलेय ही हैं, मतलब कि ये दोनों को विलयन में घोला गया है। ओके, तो अब हम आपसे ये कहें कि ए के मोलों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं इसके मोलों की संख्या Na है और बी के मोलों की संख्या Nb होगी। ओके, अब मैं ये पूछूं कि उस विलयन में, ये चूंकि जो विलयन है उसमें ए और बी तो दोनों घुले हुए हैं, ठीक है, तो उस विलयन में अगर हम ये पूछें कि ए का अंश इस पूरे विलयन में कितना होगा, ओके, मतलब कि ए का योगदान जो है उस विलयन में कितना है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आप ये कहोगे कि इसके जो मोलों की संख्या है उसको हम टोटल मोलों की संख्या में डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज यही होता है कि अगर आपको कोई पूछे कि उसमें अंदर मान लो 2 या 2 से अधिक पदार्थ विलेय हैं, विलेय के रूप में घुले हुए हैं, और मैं उससे पूछूं कि इस पदार्थ का कितना विलयन में योगदान है, इस पदार्थ का विलयन में कितना योगदान है, तो उस योगदान को ही हम लोग रसायन विज्ञान की भाषा में मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि ए का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, ए का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। ओके, तो ए का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा ए के मोलों की संख्या बटे में टोटल मोलों की संख्या। टोटल मतलब ए और बी दोनों, क्योंकि चूंकि दोनों पदार्थ घुले हैं तो दोनों के मोलों की संख्या Na प्लस Nb। अगर मान लीजिए इसमें एक और पदार्थ होता, सी भी होता, तो इसके मोलों की संख्या Nc होती, तब आप इसका मोल प्रभाज निकालते कैसे? Na बटे में टोटल मोलों की संख्या Na प्लस Nb प्लस Nc। कहने का मतलब यह है कि जिस पदार्थ का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर होगी और नीचे क्या होगा? टोटल मोलों की संख्या। अब मोल प्रभाज का मतलब यही होता है कि जो पदार्थ विलयन में घुला है उसका कितना अंश उस विलयन में उपस्थित है, आप उसका कैलकुलेशन मोल प्रभाज की वजह से करते हैं। प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज को प्रदर्शित करने का तरीका है, ये ग्रीक लेटर जेटा से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेटा से, या फिर एक और ग्रीक अक्षर है, इसे हम बोलते हैं ईटा। ओके, तो मोल प्रभाज को 2 ग्रीक लेटर से प्रदर्शित करते हैं, एक है जीटा और एक है ईटा। ओके, तो आपको मोल प्रभाज का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम इस पर एक सवाल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं, इस पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है कि एथिलीन ग्लाइकॉल एक विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल की एक विलयन में मोल प्रभाज ज्ञात करें यदि विलयन में यह 20% उपस्थित हो। ओके, एथिलीन ग्लाइकॉल की एक विलयन में मोल प्रभाज ज्ञात करें यदि विलयन में यह 20% उपस्थित हो। ओके, तो इसका एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला हमको निकालना पड़ेगा। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है C2H6O2। ओके,
C2H6O2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C एक OH इधर हो जाएगा, CH3OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी को हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। 2 कार्बन, 2 4 2 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ओके, इसी को एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको एथिलीन ग्लाइकॉल का हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो इसका हमको द्रव्यमान चाहिए। तुम देख रहे हैं यदि विलयन में यह 20% उपस्थित हो, 20% उपस्थित होने का मतलब ये है कि ये हो सकता है जल में घुला हो, ठीक है। तो जो जल है वो 80 होगा और C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है, 20 होगा। 20% है यानी 20 ग्राम वो होगा और 80 ग्राम जो बचा वो क्या होगा, जल होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं विलयन में 2 पदार्थ मौजूद हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं जल हो गया और एक C2H6O2 हो गया। अब हम C2H6O2 का मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे C2H6O2 के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे में अणु भार। पदार्थ का भार कितना है, तो अभी हमने निकाला कितना है, 20 ग्राम। तो 20 अणु भार निकालना पड़ेगा। तो अणु भार हो जाएगा कार्बन का 12 2 जा 24 और 6 30 यानी 30 प्लस 16 2 जा 32 यानी हो जाएगा 20 अपॉन 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62। अब हम इसको इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 0.322। ओके, 0.322 यानी C2H6O2 के मोलों की संख्या कितनी है, 0.322। इसके बाद हम लोग अब जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या, तो जल का भार कितना दिया है, 80 ग्राम। अणु भार कितना होगा, तो जल का फार्मूला होता है H2O यानी 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 यानी नीचे हो जाएगा 18। तो 18 को 80 में डिवाइड कर देंगे, 85 जा 90 होता ही है। तो 84 जा ले लेंगे, 4 8 जा 32 और 84 जा 72। तो फिर से बचेगा 8, ये पॉइंट ले लेंगे तो 0, 84 जा 72, 84 जा 72 इसी तरह आता जाएगा। तो हम इसका ले लेंगे 4.444। ओके, 3 डिजिट तक इसकी वैल्यू हम ले लेंगे। ओके, अब हम इसके बाद दोनों के मोलों की संख्या हमको मिल चुकी है, C2H6O2 के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए क्या, मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज, C2H6O2 का मोल प्रभाज। तो C2H6O2 के मोलों की संख्या हमको लिखना पड़ेगा। जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे में टोटल मोलों की संख्या। तो C2H6O2 के मोलों की संख्या अभी हमने निकाली है 0.322 अपान टोटल मोलों की संख्या यानी C2H6O2 के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे 0.322 प्लस 4.444। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0.322 नीचे हो जाएगा 426 426 427 और ये जाएगा 4 आंसर आ जाएगा 0.068। तो ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था बच्चों, इसे आप देख लीजिएगा। ओके, मोल प्रभाज के और भी सारे एग्जाम्पल हैं, मोलरता के भी एग्जाम्पल हैं। तो मैं एनसीईआरटी का बुक आपके सामने रखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में ये जो प्रश्न आपको दिए हैं, ओके, तो इन प्रश्नों में आपको मैं सवाल कराऊंगा। अगर आप ये सारे वीडियो अगर आप देखें तो इन सवालों को अपने से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं इन सवालों को कराने का कोशिश करूंगा जो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ओके बच्चों,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मन लगा कर बोर्ड की तैयारी करते रहें। थैंक यू।